कहीं अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटी गई तो कहीं बीच में ही अखबारों का छपना रोक दिया गया। सुबह वितरण सेंटरों से अखबारों के तमाम बंडल कब्जे में ले लिए गए। जो अखबार पाठकों के हाथों में पहुंचे उनमें से कुछ के संपादकीय कॉलम ब्लैंक थे तो कुछ काले बॉर्डर के जरिए अपनी आजादी छीने जाने का शोक गीत सुना रहे थे। 26 जून 1975 की सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन फिर भी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। इस तब्दीली को समझने में आगे कुछ वक्त लगना था, पर सड़कों के सन्नाटे के बीच पुलिस की भारी तैनाती और गश्त लोगों को समझबूझकर घर से निकलने के लिए सचेत कर रही थी। बीती रात विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ी थी। अब प्रेस की बारी थी। वह प्रिंट मीडिया का दौर था। गुजरे कुछ महीनों के भीतर विपक्ष के आंदोलन और उसके नेताओं को अखबारों में मिलने वाली कवरेज से सरकार काफी खफा थी। असलियत में इन आंदोलनों की आंच तेज करने के लिए सरकार अखबारों की बड़ी बड़ी भूमिका मानती थी। अब उन्हें हाशिए पर लाने की पूरी तैयारी थी। 25-26 की रात से ही इस दिशा में काम शुरू हो गया। अखबारों और मैगजीन में खबर प्रकाशित होने के लिए प्री सेंसरशिप के नियम लागू किए गए। तमाम बड़े प्रिंट मीडिया में सेंसर अधिकारी बैठा दिए गए। अब ये उन्हें तय करना था कि क्या छपना है और क्या रद्दी की टोकरी में जाना है। राजनीतिक खबरों और आंदोलनों की बात तो दूर, ऐसी कोई भी खबर जो अभाव, अन्याय, महंगाई, अपराधों में बढ़ोतरी या प्रशासन, पुलिस अथवा सरकार की नाकामी का परोक्त संकेत भी देती हो, उन्हें छापने की इजाजत नहीं थी। अखबारों के पन्नों पर दुनिया के अन्य देशों का हाल मौजूद था, लेकिन इर्द गिर्द प्रदेश और अपने देश की खबरों के नाम पर सिर्फ इंदिरा, संजय और उनके प्रशंसकों के भाषण या फिर सरकारों का गुणगान था। प्रतिबद्ध न्यायपालिका के बाद प्रतिबद्ध प्रेस की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही थी। न्यायपालिका की तुलना में प्रेस को दंडवत कराना सरकार के लिए काफी आसान साबित हुआ। थोड़े से पत्रकारों और प्रकाशनों के विरोध के स्वरों को गिरफ्तारियों या फिर सत्ता के संसाधनों के जरिए कुचल दिया गया। दो बड़ी समाचार एजेंसियां पीटीआई और यूएनआई के साथ हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके एक एजेंसी समाचार गठित कर दी गई। इसके बोर्ड पर सरकारी कब्जा था। अधिकांश अखबारों की खबरों का मुख्य स्रोत यही एजेंसियां थी। अब सरकारी नियंत्रण की एक ही न्यूज एजेंसी सत्ता के अनुकूल खबरें परोस रही थी। ऑल इंडिया रेडियो और उस समय सीमित पहुंच के दूरदर्शन ने सरकार और उसकी नेता इंदिरा गांधी के साथ ही संजय गांधी का गुणगान और तेज कर दिया था। सत्ता विरोधी पत्रकारों पर सरकार की कोप दृष्टि तो स्वाभाविक थी, लेकिन इमरजेंसी समर्थक और गांधी परिवारों के बहुत खास माने जाने वाले सरदार खुशवंत सिंह को भी बचने के लिए इंदिरा गांधी से गुहार लगानी पड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि सरकार की नाराजगी जिस लेख के कारण पैदा हुई वो उनके संपादन वाली पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में नहीं, बल्कि टाइम समूह की एक अन्य अखबार में छपा था। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र करते हुए लिखा, इमरजेंसी ने सत्ताधारी लोगों में कितना अहंकार पैदा कर दिया था। इसका उदाहरण मेरे दिल्ली से लौटने के कुछ दिन बाद सामने आया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के सम्मान में गवर्नर अली यावर जंग ने राजभवन में दोपहर भोज का आयोजन किया था। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के बारे में कोई आलोचना परख लेख पढ़ा था। उन्होंने यह मानकर कि यह इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा है। मुझसे दिल लगी के लहजे में पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम्हें इमरजेंसी के बारे में नहीं बताया गया? मैंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एसवी चौहान जो राष्ट्रपति के बगल में बैठे थे, उनकी भी यही स्थिति थी। फिर भी बिना तथ्यों की जांच के उन्होंने द इलस्ट्रेटेड वीकली के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दे दिया। मैं जब दफ्तर लौटा तो मुझे एक आदेश पकड़ा दिया गया, जिसके अनुसार प्रिंट से काफी पहले हर खबर और फोटोज को सेंसर को भेजना जरूरी था। इसके बाद मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को फोन मिलाया। उनके प्रेस सलाहकार शारदा प्रसाद से बात हुई। श्रीमती गांधी उसी शाम मॉस्को जाने वाली थी। शारदा प्रसाद ने वह नाराज करने वाला लेख ढूंढ लिया था। वो फेमिना में छपा था। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि उन्होंने विवेकहीनता का परिचय दिया है। बेशक प्रेस के अधिकांश हिस्से ने सरकारी दमन चक्र या फिर प्रलोभनों के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन लड़ने वालों ने उस अंधेरे के बीच भी उम्मीदों के दिए जलाए रखे। इमरजेंसी के दौरान 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 110 को मीसा, 110 को डीआईआर और 33 को अन्य संगीन दफाओं में जेल में रखा गया। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता रद्द कर दी गई। 29 पत्रकारों का भारत में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया और 7 को देश से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें बीबीसी के मार्क टली भी शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन जैसे दो मशहूर अखबारों ने भरसक अपनी लड़ाई जारी रखी। कुछ छोटे अखबारों और पत्रिकाओं ने आजादी से समझौते की जगह अपना प्रकाशन बंद करके विरोध व्यक्त किया। प्रेस सेंसरशिप का विरोध करने के लिए मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने 28 जून को पत्रकारों से दिल्ली के प्रेस क्लब में इकट्ठा होने को कहा। नैयर के अनुसार इस अपील पर 103 पत्रकार वहां पहुंचे थे। प्रस्ताव पर 27 पत्रकार दस्तखत की हिम्मत जुटा सके। बाद में सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने उन्हें फोन करके बुलाया और धमकाते हुए कहा, बहुत से लोग कह चुके हैं कि आपको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कुछ देर बाद फिर दोहराया, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद नैयर गिरफ्तार किए गए और कई महीने जेल में बिताए। नैयर ने अपनी आत्मकथा में इस बात का अफसोस जताया
कि कुछ संपादक इमरजेंसी लागू करने के लिए इंदिरा गांधी को बधाई देने गए और तब इंदिरा गांधी ने उन लोगों से कहा था, हमारे नामी पत्रकारों को क्या हो गया, एक भी कुत्ता नहीं भौंका। तो दोस्तों, आज के किस्से कहानी की इस वीडियो में इतना ही। आप इंदिरा गांधी की इस तानाशाही पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।